पूरे भारत के 40% लोगों के लिए जरूरी पानी के सोर्स के तौर पर अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ गंगा है। वही गंगा जिसके किनारे पूरे भारत का न सिर्फ उत्तरी हिस्सा बाकी पूरब का भी एक बड़ा हिस्सा बसा हुआ है। और आज भी अगर भारत के नॉर्थ इलाके की टोटल इकोनॉमी को देखें तो उसके पीछे अगर किसी नदी का हाथ है तो वो सिर्फ गंगा ही है, जिसके इकोनॉमिक फैक्टर से लेकर रिलीजियस इंपॉर्टेंस को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही समझा जाता है। इसीलिए तो आज भी बनारस के घाट और ऋषिकेश की शांति के लिए पूरी दुनिया से लोग इस नदी और इसकी संस्कृति का गवाह बनने के लिए आते हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता के विकास के लिए जिम्मेदार ये नदी आखिर अपने एक्सिस्टेंस में आई कैसे, और कैसे इसने पूरे भारत की ज्योग्राफी को और समृद्ध बना दिया। आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। सबसे पहले तो गंगा के नदी के अस्तित्व में आने के लॉजिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो गंगा नदी कहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि ये दो नदियों के एक साथ मिलने से बनने वाली नदी है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि गंगा तो गंगोत्री से आगे गोमुख पर्वत से निकलती है, तो आपको बता दें कि वहां से निकलने वाली जलधारा का नाम गंगा नहीं बल्कि भागीरथी होता है, जो चलते चलते उत्तराखंड के देवप्रयाग तक आती है। और यही वो जगह है जहां से भागीरथी एक और नदी के साथ मिलकर संगम करती है, और उसी संगम के बाद बहने वाली नदी को ही गंगा नदी कहा जाता है। खैर, गंगा के नाम पर भागीरथी नदी के बारे में तो बहुत से लोगों को पता होगा कि वो कैसे निकलती है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है ये समझना कि आखिर अलकनंदा नदी गंगा संगम तक कैसे आती है। तो आपको बता दें कि अलकनंदा नदी भी उत्तराखंड में बहने वाली एक हिमालयी नदी है और गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक है, जो उत्तरी भारत और हिंदू धर्म की पवित्र नदी मानी जाती है। अलकनंदा को इसकी अधिक लंबाई और ज्यादा पानी के कारण गंगा की सोर्स स्ट्रीम माना जाता है, यानी कि गंगा में पानी और उसके बहाव के लिए जिम्मेदार भागीरथी नहीं बल्कि अलकनंदा है। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में सतोपंथ और भागीरथ ग्लेशियर के संगम पर होता है, और तिब्बत से 21 किलोमीटर दूर भारत के माणा में यह सरस्वती नदी की सहायक नदी से मिलती है। माणा से 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा बद्रीनाथ के हिंदू तीर्थ स्थल से होकर बहती है। यह आगे देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है और गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। ये नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में बहती है और ये 195 किलोमीटर लंबी है। अब अगर इसकी यात्रा को समझे तो अलकनंदा नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर बद्रीनाथ घाटी तक पहुंचती है, हनुमान चट्टी पहुंचती है और एक दाहिने किनारे की सहायक नदी घृत गंगा से मिलती है। हनुमान चट्टी से यह नदी पांडुकेश्वर तक जाती है और चौड़ी घाटियों और खड़े इलाकों से होकर बहती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एक बाएं किनारे की सहायक नदी धौली गंगा से मिलती है और पश्चिम में जोशीमठ शहर तक जाती है। जोशीमठ से अलकनंदा हेलन के पास मेन सेंट्रल थ्रस्ट को पार करती है। इसके बाद यह बिरही में एक बाएं किनारे की सहायक नदी बिरही गंगा से मिलती है। यह नंद प्रयाग शहर तक पहुंचती है और बाएं किनारे की सहायक नदी मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है। जैसे ही अलकनंदा रुद्रप्रयाग से बहती है, यह गढ़वाल के पास एक फैली हुई घाटी में प्रवेश करती है और उसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ मिलती है और गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में अलकनंदा जलधारा का रंग हल्का नीला होता है और भागीरथी नदी का रंग हल्का हरा होता है। इस स्थान पर दोनों जलधाराओं का अद्भुत संगम साफ नजर आता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप भी इस स्थान की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो आप इसके जल के दो अलग अलग रंगों को साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद यहीं से गंगा नदी बहते हुए उत्तर भारत के कई शहरों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, पटना और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए समुद्र में चली जाती है। अब ये तो आज की आंखों देखी गंगा नदी की एग्जिस्टेंस की बात हुई, लेकिन अगर मैथोलॉजिकल एरा पर जाएं, गंगा नदी जिसे भागीरथी, त्रिपथगा आदि के नाम से भी जाना जाता है, जिससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा की कोई एक कहानी नहीं है, क्योंकि ये सभी अनभिज्ञ थे कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आई। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा शिव की दूसरी पत्नी है, जो पार्वती के कारण शिव की जटाओं में रहती हैं। कुछ मान्यताएं ब्रह्मा के शाप को इसका कारण ठहराती हैं, जिस कारण गंगा पृथ्वी पर आई और राजा शांतनु की पत्नी बनी। तो गंगा नदी के धरती पर आने की कहानी में हिंदू धर्म की ही असली मान्यता है और शायद सबसे प्रचलित कहानियों में भी भागीरथ की ही कहानी को माना जाता है। माना जाता है कि भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर गंगा को लाना चाहते थे, क्योंकि एक श्राप के कारण केवल माँ गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी, जिसके लिए उन्होंने माँ गंगा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने दर्शन दिए और भागीरथ ने उनसे धरती पर आने की प्रार्थना की। फिर गंगा ने कहा कि वो धरती पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी तेज धारा धरती पर प्रलय ले आएगी, जिस पर भागीरथ ने उनसे इसका उपाय पूछा और गंगा ने शिव जी को इसका उपाय बताया। माना जाता है कि माँ गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया था, जिससे धरती को प्रलय से बचाया जा सके, और उसके बाद नियंत्रित वेग से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करा।
जिसके बाद भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित कर उन्हें मुक्ति दिलाई और तभी से गंगा में लोगों की अस्थियां प्रवाहित करने का चलन बन गया। और भी गंगा में लोग अस्थियां बहाते हैं, जिसके पीछे साइंस का कहना है कि गंगा में पारा यानी कि मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हड्डियों में मौजूद फास्फोरस और कैल्शियम पानी में घुल जाता है और वो पानी के अंदर रहने वाले जीवों के लिए खाने का आइटम बन जाता है। अब आप गंगा की धरती पर होने के दोनों पहलू को समझ चुके हैं, तो आइए अब आपको बताते हैं कि अभी गंगा की सिग्निफिकेंस भारत के पर्सपेक्टिव से कितना जरूरी है। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य तक गंगा के मैदान सबसे अधिक उपजाऊ और प्रमुख स्थान माने जाते रहे हैं। गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसका पानी कभी खराब नहीं होता। साथ ही अन्य सभी नदियों की तुलना में गंगा में ऑक्सीजन का स्तर 25% ज्यादा होता है। अब ये ऑक्सीजन लेवल ही गंगा को भारत के लिए जरूरी बनाता है। अब आप कहेंगे कि पानी में ऑक्सीजन कैसे, तो आपको बता दें कि हर वाटर सोर्स में डिसॉल्व ऑक्सीजन की एक मात्रा होती है जो कि उस पानी में रहने वाले जीवों के जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से पानी में मछलियां पाई जाती हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि गंगा में बहुत ज्यादा ही ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसीलिए इससे जुड़े मछली व्यवसाय के लिए मछलियों की मौजूदगी बड़ी मात्रा में होती है, जो कि इकोनॉमी में एक रोल प्ले करती है। इसके अलावा गंगा के कल्चर की वजह से जितने ट्रैवल और टूरिज्म से फायदा होता है, वो भी काफी हद तक देश की इकोनॉमी को मदद करता ही रहता है। और आज अगर आप गौर से देखें तो पूरा गंगा बेल्ट आपको हिंदुओं की आस्थाओं को मजबूत करते हुए दिखाई देता है। इसीलिए सदियों से गंगा भारत के रिलीजियसिटी को मजबूत किए जा रही है। खैर, लेकिन पॉजिटिव साइड के अलावा गंगा की एक्सिस्टेंस कहीं ना कहीं आज के समय में नेगेटिव इम्पैक्ट भी बना रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फरक्का बांध। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ऊपर बना है। इसका निर्माण साल 1975 में हुआ था। 1975 में इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बनाया गया। इसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था और इसकी लंबाई 2.62 किलोमीटर है। दरअसल 19वीं सदी में सर आर्थर कॉटन, जो एक ब्रिटिश जनरल और सिंचाई इंजीनियर थे, उन्होंने पहली बार ऐसा कोई बांध बनाने का सुझाव दिया था। देश आजाद होने के बाद ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह गाद की समस्या के चलते लगातार बदहाली की ओर बढ़ रहा था। एक दौर ऐसा भी आया जब पानी की गहराई कम हो जाने की वजह से बड़े जहाज कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते थे। उसी दौरान सर आर्थर कॉटन के सुझाव पर नए सिरे से विचार करते हुए फरक्का में बांध बनाने का फैसला किया गया। अब सवाल है कि इसका निर्माण क्यों और किस उद्देश्य से किया गया था। दरअसल फरक्का बांध का निर्माण का एकमात्र मकसद गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली में भेजना था, ताकि हुगली में कोलकाता से फरक्का के बीच बड़े जहाज चल सकें। इस बांध में 109 गेट बनाए गए थे। समर सीजन्स में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के पानी के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। जब इस बांध का निर्माण किया गया तो सोचा गया कि इस पानी से कोलकाता बंदरगाह में जमा होने वाली गाद बह जाएगी और यह दोबारा काम लायक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोलकाता बंदरगाह की हालत अब भी जस की तस है। फरक्का बांध हुगली के मुहाने से गाद साफ करने के अपने मकसद में नाकाम रहा। अब सवाल उठता है कि बिहार में पहले आई बाढ़ या फिर आज की स्थिति के लिए क्या फरक्का बांध जिम्मेदार है? आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2016 में बिहार में बड़ी बाढ़ आई थी। जल स्तर के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात करके फरक्का बांध तोड़ने की बात की थी। दरअसल फरक्का बांध तोड़ने की बात करते हुए नीतीश ने कहा था कि गंगा उथली हो गई है और पानी को निकालने में पहले जैसी समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक गंगा से गाद नहीं निकाली जाएगी तब तक बिहार में हर साल बाढ़ आएगी। दरअसल गंगा बिहार के ठीक बीच से होकर गुजरती है। यह पश्चिम में बक्सर जिले से राज्य में प्रवेश करती है और भागलपुर तक 445 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई झारखंड और फिर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के आंकड़ों का कहना है कि फरक्का बांध बनने से पहले हुगली में गाद जमा होने की रफ्तार 6.40 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना थी, जो अब बढ़कर सालाना 21.88 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी है। बंगाल के एक इंजीनियर जिनका नाम कपिल भट्टाचार्य था, उन्होंने बहुत पहले बिहार में फरक्का बांध की वजह से बाढ़ आने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फरक्का के कारण बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में तो बाढ़ आएगी ही, साथ ही बिहार के पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया हर साल पानी में डूबेंगे। उन्होंने कहा था कि फरक्का बैराज से पैदा हुई रुकावट के कारण गंगा की गति धीमी हो जाएगी। इससे पानी में बहकर आई गाद गंगा के तल में जमने लगेगी। गाद जमने से यह होगा कि गंगा उथली हो गई और इससे बाढ़ का प्रभाव बढ़ेगा। इस तरह से देखें तो ये फरक्का बांध गंगा के एक बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट को दुनिया के सामने रख रहा है। खैर, इसके अलावा गंगा प्रदूषण भी समस्या तो है ही, लेकिन इसके बारे में तो दुनिया जानती ही है, जिस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन आपको गंगा की एक्सिस्टेंस की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।